हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम द सॉल्ट स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आज हम क्रिस्टलों की संरचना, उनके अक्षों, फलकों आदि के संबंध में कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक तो है अंतराफल की स्थिरता का नियम, परिमेघातांक का नियम और सममितता का नियम। ये तीन नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीन नियमों के अध्ययन करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे फलक, किसी ठोस क्रिस्टल का फलक क्या होता है? फलक द्विविमीय तल होते हैं, यानी इसमें दो ही अक्ष आते हैं, या तो एक्स या वाई, एक्स और वाई, या वाई है जो द्विविमीय तल, और इनके द्वारा क्रिस्टल बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वे द्विविमीय तल जिनके द्वारा क्रिस्टल आपस में बंधे होते हैं फलक कहलाते हैं। इसके बाद में अपन अगली परिभाषा पे आते हैं, किनारा। अब जैसे अपन कोई घनीय एकक कोष्टिका की बात करें, इस प्रकार से। अब इसमें ये 6 फलक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इन फलकों के द्वारा ही ये क्रिस्टल बढ़ता चला जाएगा, यानी फलकों से क्रिस्टल बंधा हुआ है। अब किनारा की बात करें, जैसे ये फलक है, ये, और ये दूसरा फलक है, तो इन दोनों फलकों को जोड़ने वाला ये प्रतिच्छेदन स्थान हुआ। इस स्थान को हम किनारा कहेंगे, यानी कि वह स्थान जहां दो फलक आकर मिलते हैं, अर्थात दो फलकों के प्रतिच्छेदन वाले स्थान को हम किनारा कहते हैं। इसके बाद में आता है अंतराफल की एक ओर। जैसे ये कोई दो फलक है, ये है और ये दो फलक है। अब इन दो फलकों से हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। ये फलक F1 है और ये फलक F2 है, और इन लंबवत रेखाओं के मध्य जो कोण होगा वो अंतराफल की ये कोण कहलाता है। यानी कि किन्हीं दो फलकों के लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण अंतराफल की ये कोण कहलाता है। इसके अलावा फिर आता है घन कोण। वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक फलक आकर मिलते हैं घन कोण कहलाता है। A बराबर E प्लस 2 माइनस F। इस सूत्र के द्वारा हम घन कोण का मान निकाल सकते हैं। यहाँ E किनारों की संख्या है, जबकि F फलकों की संख्या है। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। तो किसी भी क्रिस्टल को निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 3 अक्षों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिस्टल त्रिविमीय होते हैं और ये 3 अक्ष होते हैं X, Y, Z। अब चूंकि क्रिस्टल को अपन किसी भी दिशा से पकड़ सकते हैं, तो किसी भी एक अक्ष को हम X मान सकते हैं और उसके सापेक्ष बचे हुए 2 अक्षों को हम Y और Z कह सकते हैं। इसलिए हमेशा ये फिक्स नहीं रहेगा। तो जैसे इसमें एक अक्ष तो ये हो गया, ये सीधी रेखा हो गया, एक ये वाला हो गया ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाला, और एक ये हो गया। ये तो कुल मिलाकर ये 12 किनारे हो। तो इनमें से आप किसी एक अक्ष को X मान लो, तो फिर एक को Y और एक को Z। और किसी क्रिस्टल की गुणों की व्याख्या, उसकी ज्यामिति की व्याख्या जिन अक्षों के द्वारा की जाती है, ये वही X, Y है, इन्हें ही हम क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहते हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली में क्रिस्टल के अक्ष, फलक आदि के मध्य संबंध बताने वाली पद्धति है। और इसमें तो क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली जो क्रिस्टल के
अक्षों, फलकों आदि के मध्य संबंध बताने वाली पद्धति है। इसमें कई विधियां इसके अंतर्गत आती है, जिसमें वाइस और मिलर के सूचकांक महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसकी अपन चर्चा आगे करने वाले हैं। तो ये कुछ क्रिस्टल से संबंधित परिभाषाएं थी। अब हम उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में अपन ने शुरू में बात की थी। तो पहला है अंतराफलकीय कोण की स्थिरता का नियम। ये नियम स्टेनो ने दिया था। अब जैसे ये दो फलक है और इस फलक के लंबवत रेखा खींची और इस फलक के लंबवत रेखा खींची, तो किन्हीं दो फलकों के मध्य लंबवत रेखाएं खींचने पर इन लंबवत रेखाओं के मध्य के कोण को अंतराफलकीय कोण कहते हैं। और स्टेनो के अनुसार ये अंतराफलकीय कोण का मान सदैव स्थिर रहता है। ये है बात, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। चाहे किसी भी क्रिस्टल के कोई भी फलक किसी भी लंबाई में कितनी भी वृद्धि कर ले, वो कोई सी भी आकृति ग्रहण कर ले, लेकिन क्रिस्टल में अंतराफलकीय कोण का मान कभी नहीं बदलता है। जैसे अब इसको प्रूव करने के लिए अपन बात करते हैं क्वार्टज में क्रिस्टल षटकोणीय होते हैं। इस प्रकार से अपन ने एक इकाई तल इसका काट लिया, तो ये जो अंतराफलकीय कोण है ये 120 डिग्री का आएगा। तो क्वार्टज क्रिस्टल जो षटकोणीय आकृति के होते हैं और इसमें अंतराफलकीय कोण 120 डिग्री का होता है। अब विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कारणों से इन क्रिस्टलों की आकृतियों में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे ये क्रिस्टल इस प्रकार का भी हो सकता है, ये क्रिस्टल इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका अंतराफलकीय कोण जब भी आप चेक करोगे ये सदैव 120 डिग्री का ही प्राप्त होगा, जो आपके अंतराफलकीय कोण के स्थिरता के नियम की पुष्टि करता है। इस प्रकार स्टेनो के अनुसार किसी भी क्रिस्टल के अंतराफलकीय कोण का मान सदैव स्थिर रहता है। चाहे उस किसी भी ठोस का कोई सा भी क्रिस्टल हो, उसका कोई सा भी फलक हो, वो फलक किसी भी दिशा में कितनी भी लंबाई में वृद्धि कर जाए, कोई सा भी आकार ग्रहण कर ले, लेकिन उसका अंतराफलकीय कोण कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए यदि हम किसी ठोस के क्रिस्टलों को देखते हैं तो बाहर से देखने पर वो हमको भिन्न भिन्न आकृति के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में उन सभी के अंतराफलकीय कोण का मान हमेशा स्थिर होता है। अब अगला नियम की बात करते हैं परिमेय घातांक का नियम, जो कि आरजे हॉय ने दिया था। इसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड, इकाई अंतःखंड होते हैं, या तो ए बी सी जिन्हों मानते हैं, या इनके कोई सरल गुणक होते हैं। इसके लिए हम तीन अक्षों को यहां प्रदर्शित करते हैं। एक को हम x मान लेते हैं, एक को हम y मान लेते हैं, एक को हम z मान लेते हैं। अब इसका अपन एक इकाई अंतःखंड काटते हैं, ये तो ये हो जाता है a b c, और इसकी लंबाई x अक्ष पर a, y अक्ष पर b और z अक्ष पर c मान ली। तो यहाँ a बराबर b बराबर c है, एकांक अंतःखंड है। अब यदि अपन इसको बढ़ाकर नया अंतःखंड बनाते हैं, जैसे इसमें यहां ले लेते हैं और इसमें हम यहां ले लेते हैं और इसमें हम यहां ले लेते हैं, और ये एक नया अंतःखंड अपन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा के एल ए। अब इसमें इसके जो वाइस अंक है, जो बढ़कर इसके एबीसी के सरल गुणांक आएंगे, तो इनको देखिए आप, जो आपका वाइस अंक जेड अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष पर ए था, जेड अक्ष पर सी था। तो एक्स अक्ष पर देखिए ए एक बार था, लेकिन अब ये लंबाई इसकी दुगने के लगभग अपन को नजर आ रही है, तो ये हो गया 2a।
बी पर भी यदि अपन देखेंगे तो ये लंबाई अपन को दुगनी नजर आ रही है, तो ये हो गया 2b। और सी पर ये लंबाई यहाँ थी जो यहाँ तक बढ़ गई, यानी कि 1.5 गुना, तो यानी कि 3/2c। तो इस प्रकार से इसके 22 अंक निकाले जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये इकाई अंतखंड से बढ़ाकर अपन कितने भी अंतखंड लेंगे तो वो उनके जो 22 अंक है ये इकाई अंतखंड ए बी सी के सरल गुणांकों में। अतः परिमेय घातांक का नियम जो कि आरजे रॉय ने दिया था, इसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतखंड या तो इकाई अंतखंड एबीसी होते हैं या इसके सरल गुणक होते हैं, जिस प्रकार से अपन ने भी अंतखंड बनाकर देखा है। इसके अलावा ये 22 अंक निकालने के लिए अगर कोई अंतखंड है जो किसी फलक के समानांतर चल रहा है, तो समानांतर चलेगा तो वो दोनों एक दूसरे को आमतौर पर काटेंगे नहीं, या अपन ये मान सकते हैं कि वो अनंत पर काटेंगे। ऐसी स्थिति में 22 अंक के आगे हम इन्फिनिट शब्द या अंक का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम 22 अंकों की गणना कर सकते हैं। फिर इसी को हम बाह्य सूचकांक के आधार पर अब इसको मिलर सूचकांक से भी अपन ज्ञात करेंगे। तो मिलर के अनुसार अगर अपन को मिलर सूचकांक निकालने हैं तो जो 22 अंक दे रखे हैं उनका पहले व्युत्क्रम करते हैं, और उन 22 अंकों का व्युत्क्रम करने के बाद उनको किसी ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 22 अंक सरल गुणक पूर्णांकों में परिवर्तित हो जाए, और इसी को हम मिलर सूचकांक। अब जैसे मान लीजिए कि 22 अंक दे रखे हैं किसी क्रिस्टल के लिए 2a 2b 3c, और यहाँ a है जो x अक्ष पर है, b है जो y अक्ष पर है, और c है जो z अक्ष पर है, और आपसे इनके मिलर सूचकांक निकालने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले इन दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम कीजिए। तो पहले तो 22 अंक में ये ए बी सी हटाकर इनके 22 अंक लिखिए, 22 अंक हो गए 2 2 3। फिर कीजिए इनका व्युत्क्रम तो 1/2 1/2 और 1/3। अब इनको यदि 6 से गुणा किया जाए तो ये तीनों पूर्णांक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम जब इन तीनों को 6 से गुणा करते हैं तो 6 से 2 कटेगा 3 बार, फिर 6 से 2 कटेगा 3 बार, और 6 से 3 कटेगा 2 बार। तो मिलर सूचकांक हो गए 332। इनको 332 नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे 332। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे अंतखंड के मान दे रखे हैं 1/2a 3b और 3/2c। ये तो पहले प्रथम 22 अंक लिखिए, 22 अंक में a b और c को हटा दीजिए, तो 1/2 3 और 3/2। अब इनका व्युत्क्रम कीजिए, तो व्युत्क्रम 1/2 का 2 हो गया, 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो गया, और 3/2 का व्युत्क्रम 2/3 हो गया। इसको यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो ये तीनों अंक सरल पूर्णांकों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पहला हो गया 3 दूनी 6, और ये 3 से 3 कटकर हो गया 1, और फिर 3 से 3 कट के ये हो गया 2। तो इसके मिलर सूचकांक हुआ 6 1 2। इस प्रकार से हम यदि अंतखंडों के मान हमें दे रखे हैं तो उनका व्युत्क्रम करके छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके सरल पूर्णांकों में परिवर्तित करके मिलर सूचकांकों की हम गणना कर सकते हैं। तो ये परिमेय घातांक का नियम भी यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में अगले नियम की बात करेंगे, जो अंतिम नियम है सममितता का नियम। धन्यवाद।